करवा चौथ का समय था। कहीं पूजा की थाली सज रही थी तो कहीं मेहंदी के रंग सूख रहे थे। शर्मा निवास के आंगन में भी हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उस रोशनी में चमक नहीं, एक उदासी थी। अनुपमा बालकनी में खड़ी थी, लाल साड़ी में सजी, माथे पर सिंदूर की लकीर। पर वो लकीर आज जैसे अपने अर्थ खो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी थी। उसने हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ का व्रत रखा था, पर इस बार किसी के लिए नहीं। हवा में मेहंदी की खुशबू तैर रही थी। नीचे से सुमन दीदी बोली, अनुपमा, चांद निकलने वाला है, नीचे आजा बहन, सब साथ में पूजा करेंगे। अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी। दीदी, मैं यहीं से देख लूंगी। क्या बात है अनुपमा, तू हर साल तो सबसे आगे रहती थी। अनुपमा कुछ भी कह नहीं सकी, बस उसकी आंखें अपने हाथों की मेहंदी पर टिक गईं, जहां आज भी राजवीर का नाम लिखा था, पर उस नाम के पीछे अब कोई चेहरा नहीं था। साल हो गए राजवीर को गए हुए। पहले तो उसने कहा था दिल्ली में ट्रांसफ़र है, जॉब का मौका अच्छा है, कुछ महीनों में आ जाऊंगा। फिर महीनों से साल बीत गए और अब वो लौटना भूल गया था। पहले वो कॉल करता था, फिर धीरे धीरे कॉल्स कम हुए और फिर एक दिन फ़ोन पर बोला, अनुपमा, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए। उस दिन अनुपमा के भीतर कुछ टूट गया था, लेकिन उसने फिर भी कहा, ठीक है राजवीर, तुम लौट आना जब मन करे, घर तुम्हारी राह देखेगा। पर अब 2 साल हो चुके थे, वो लौटा ही नहीं। हाँ, उसकी खबरें जरूर लौटी, कभी किसी दोस्त से पता चलता तो कभी सोशल मीडिया से। राजवीर अब किसी और के साथ रहता था, एक लड़की साक्षी के साथ। अंदर से आवाज आई, बहू, खाना बना लिया तूने? ये आवाज थी सविता की, जो कि अनुपमा की सास है। जी माँ जी, सब तैयार है, बस पूड़ी तलनी बाकी है। रहने दे, अब व्रत रखने का क्या फायदा? जिस मर्द ने तुझे छोड़ा वो लौटने वाला नहीं। उनकी आवाज में ताने थे, मगर शब्दों में दर्द की जगह जहर था। अनुपमा चुप रही। उसने माँ जी के लिए सब कुछ किया था, सुबह की पूजा, घर की सफाई, दवाइयाँ, सब। लेकिन सविता के दिल में उसके लिए सिर्फ नाराजगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था उनका बेटा घर छोड़कर गया तो उसकी वजह यही बहू है। तभी कमरे से बाहर आए कैलाश जी, यानी उसके ससुर। सविता तो फिर वही बात लेकर बैठ गई, तो क्या करूँ जी, मेरा बेटा मुंह मोड़ गया और ये यहाँ पति के नाम का व्रत रखती है। किस नाटक की जरूरत है? कैलाश जी ने शांत स्वर में कहा, सविता, व्रत पति के लिए ही नहीं होता। अनुपमा, अगर आज भी वो निभा रही है तो इसमें शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। अनुपमा की आंखें भर आई, वो ससुर के पैरों पर झुक गई। पिताजी, अगर आज भी कोई मुझे परिवार का हिस्सा मानता है तो वो सिर्फ आप हैं। कैलाश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, घर तब चलता है जब कोई एक झुकना जानता है। तू अगर ये व्रत अपने मन की शांति के लिए रख रही है तो ये सबसे सच्चा व्रत है। शाम ढल गई थी, मोहल्ले में ढोलक की आवाजें गूंज रही थी, औरतें 16 श्रृंगार में सजी थी। अनुपमा ने भी अपने बालों में फूल लगाए, सिंदूर लगाया, पर उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। उसके दिल में एक सवाल था, क्या करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए होता है, या एक औरत की धैर्य की परीक्षा के लिए भी? रात के 8 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, राजवीर। अनुपमा के हाथ कांप गए। 2 साल बाद उसका फोन आया था। उसने धीरे से कॉल उठाई। हेलो, राजवीर की आवाज आई। अनु, कैसी हो? ठीक हूँ, आज करवा चौथ है ना? हाँ, साक्षी ने भी रखा है मेरे लिए। अनुपमा चुप रह गई। एक पल को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जलती हुई लौ पर पानी डाल दिया हो। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो राजवीर? कुछ नहीं, बस बताना था कि अब मैं खुश हूँ। अनुपमा ने कहा, खुश रहना अच्छा है, पर किसी की खुशियों की नींव किसी और के आंसुओं पर नहीं रखी जाती। फोन कट गया। वो बालकनी में जाकर आसमान देखने लगी। बादलों में छिपा चांद जैसे उसी से कह रहा था, तू अकेली नहीं है। नीचे से सुमन दीदी बोली, अनुपमा, चांद निकल गया, चल पूजा कर ले। अनुपमा मुस्कुराई, हाँ दीदी, आ रही हूँ। उसने थाली उठाई, दिया जलाया, पर आज उसने चांद से राजवीर की लंबी उम्र नहीं मांगी। उसने कहा, हे चांद, मुझे शक्ति देना ताकि मैं किसी की बेवफाई से टूटूं नहीं, खुद को और मजबूत कर सकूं। दिया जलता रहा, उसकी लौ में एक अजीब सुकून था, मानो अनुपमा की आत्मा ने आज खुद से एक वादा लिया हो, अब मैं किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीऊंगी।
अंदर आते ही ससुर ने पूछा, बेटी व्रत तोड़ा तुमने? जी पिताजी, मैंने पानी पी लिया। किससे? पिताजी, आपने ही कहा था ना कि ये व्रत विश्वास का प्रतीक है, तो मैंने आज अपने सबसे सच्चे रिश्ते पिता समान इंसान के हाथों से ये व्रत तोड़ा है। कैलाश जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटी तूने आज मुझे वो सम्मान दिया जो मेरी अपनी औलाद ने नहीं दिया। तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी सविता सब कुछ सुन रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और शर्म तीनों थे। वो कुछ नहीं बोली, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी, क्या मैं अब तक गलत थी? उस रात जब सब लोग सो गए, अनुपमा छत पर अकेली बैठी थी। हवा में दिए की लौ डगमगा रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। वो लौ मानो कह रही थी, सच्चा व्रत वही है जो भीतर की ताकत जगाए। और उसी लौ से उसकी कहानी की शुरुआत हुई। सुबह की हल्की किरणें पर्दों से झांक रही थी। अनुपमा ने धीरे धीरे आंखें खोली। आंगन से आती तुलसी पूजा की घंटियां कानों में गूंज रही थी। वही आवाज जो हर सुबह उसकी दिनचर्या का हिस्सा थी। वो बिस्तर से उठी और आंगन में आई। उसने तुलसी के आगे दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ तुलसी, मुझे वो शक्ति देना कि मैं अपनी मर्यादा और सम्मान को कभी ना खोऊं। जैसे ही वो पूजा खत्म कर रही थी, पीछे से सविता की आवाज आई, बहू नाटक बहुत हो गया। अब ये रोज रोज की पूजा, व्रत और दिखावा बंद कर। जिस आदमी ने तुझे छोड़ दिया, उसके नाम की ये निष्ठा का क्या मतलब है? अनुपमा ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, अगर किसी के जाने से हमारी भक्ति का अर्थ खत्म हो जाए तो शायद भक्ति सच्ची नहीं होती। सविता झुंझलाई, तेरे मुंह लगने से तो अच्छा है मैं किसी और से काम करवाऊं। इतना कहकर वो चली गई। अनुपमा चुप खड़ी रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। शायद माँ जी को समझने में अभी वक्त लगेगा। दोपहर तक घर के सारे काम निपट चुके थे। रसोई में जब वो ससुर के लिए खाना परोसने गई तो उन्होंने कहा, बेटी, आज तेरा चेहरा कुछ शांत लग रहा है। पिताजी, मैंने अब उम्मीद रखना छोड़ दिया है। कैलाश जी ने हौले से कहा, बेटी, उम्मीद छोड़ना आसान होता है, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। तूने अगर अपने लिए व्रत रखा था तो अब अपने जीवन के लिए भी जीना शुरू कर। अनुपमा ने थाली सबके सामने रखी और बोली, जी पिताजी, मुझे डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? सब कहते हैं पति छोड़ गया तो मैं भी अधूरी हो गई। कैलाश जी ने गहरी सांस ली। बेटी, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, पर याद रख, जो औरत अपने विश्वास पर अड़ी रहती है वही सबसे पूरी होती है। अनुपमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। एक आप ही हैं पिताजी जो मुझे टूटने नहीं देते। कभी कभी लगता है आप मेरे ससुर नहीं, पिता हैं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। शाम को सविता की सहेली ललिता जी घर आई। अरे सविता, तेरा बेटा तो अब दिल्ली में बहुत सेट हो गया है। सुना है नई बीबी उसके साथ रहती है। सविता का चेहरा उतर गया। हाँ, बहुत पुरानी बात है। ये बहू जो है ना, इसके चलते ही राजवीर घर से गया था। अनुपमा रसोई में थी, सब सुन रही थी पर चुप रही। ललिता बोली, अरे आजकल के लड़के वैसे ही आजाद ख्याल के हैं। तू बहू पर मत डाल दोष, जमाना बदल गया है सविता। सविता बोली, जमाना चाहे जितना बदल जाए, पर बहू का काम है घर संभालना, मर्द को अपने पास रखना। और ये तो ऐसी बैठी है जैसे कोई साध्वी है। कैलाश जी बीच में बोले, सविता, हर बात में बहू को दोष देना बंद कर दे। वो अगर हमारी इज्जत बचाने के लिए इस घर में अब भी है तो ये उसकी महानता है, कमजोरी नहीं। ललिता चुप हो गई। सविता झुंझलाकर अपने कमरे में चली गई। रात के समय अनुपमा अपने कमरे में थी। वो अलमारी खोलकर पुराने एल्बम निकाल लाई। फोटो में राजवीर मुस्कुरा रहा था, उनकी शादी की तस्वीरें, हंसते चेहरे, एक साथ खाए गए भोजन के पल, और वो एक तस्वीर जिसमें उसने राजवीर के माथे पर पहली बार करवा चौथ के दिन पानी छिड़का था। आंसू खुद ब खुद गिर पड़े। पर उसी पल ससुर की कही बात याद आई, अपने जीवन के लिए जीना शुरू कर। उसने धीरे से फोटो बंद की और बोली, अब मैं बीते कल के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए जीऊंगी। अगली सुबह जब मोहल्ले की औरतें गपशप कर रही थी, सुमन दीदी ने कहा, अनुपमा, कल तुझे पूजा में देखकर बहुत अच्छा लगा। तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अनुपमा मुस्कुराई, शायद इसीलिए कि अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। तभी पास में खड़ी एक और औरत बोली,
पर तू फिर भी सिंदूर लगाती है, तेरा पति तो तुझे छोड़ चुका है। अनुपमा ने बहुत शांत स्वर में कहा, सिंदूर किसी मर्द का नाम नहीं, एक औरत की श्रद्धा का प्रतीक है और मेरी श्रद्धा अभी जिंदा है। सुमन दीदी ने उसकी ओर देखा। तू सच में अलग है अनुपमा, तूने जो सहा वो किसी और से नहीं होता। अनुपमा ने हंसकर कहा, दीदी दर्द वही झेल सकता है जो कमजोर नहीं, क्योंकि कमजोर टूट जाता है। पर मैं अब भी खड़ी हूँ। दोपहर में सविता का मूड कुछ नरम था। शायद कल पति की बातों ने असर किया था। उन्होंने कहा, बहू तेरी सिलाई तो अच्छी है ना? जी माँ जी, मोहल्ले की कुछ औरतें आती हैं, उनसे थोड़ी कमाई हो जाती है। सविता बोली, ठीक है, आगे से मंदिर की तोरण बनाने का काम भी तू कर लिया कर, कुछ घर के खर्च में हाथ बट जाएगा। अनुपमा मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब सास ने कुछ ऐसा कहा जिसमें ताना नहीं सहयोग झलक रहा था। शाम के समय अनुपमा अपनी सिलाई मशीन पर बैठी थी। वो कपड़े सिलते सिलते सोचने लगी, क्या सच में जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है? अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया, राजवीर आ गया, राजवीर आ गया। अनुपमा का दिल एक पल को थम गया। वो उठकर दरवाजे तक पहुंची। वहां राजवीर खड़ा था, अस्त व्यस्त, थका हुआ, हाथ में सूटकेस, आंखों में शर्म। कैलाश जी आगे बढ़े। कहाँ था तू बेटा? पापा साक्षी ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा मैं किसी के साथ सच्चा नहीं रह सकता। सविता बोली, तू अब आया है जब कोई और तुझे छोड़ गई। राजवीर झुक गया। माँ, मुझसे गलती हो गई। फिर उसने अनुपमा की ओर देखा। अनु, मुझे माफ कर दे, अब मैं लौट आया हूँ। चलो फिर से सब शुरू करते हैं। अनुपमा शांत रही। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, राजवीर, तूने जिस रिश्ते को धोखा देकर छोड़ा वो अब सिर्फ नाम का नहीं रहा। मैंने तेरा इंतजार किया, हर दिन तुझ पर विश्वास रखा, लेकिन अब वो विश्वास मर चुका है। मैं तेरे लौटने की नहीं, अपनी इज्जत की हकदार हूँ। राजवीर बोला। अनु, मैं सच में पछता रहा हूँ, अनुपमा ने कहा। पछतावा उन लोगों को होता है जो दिल से माफी मांगते हैं, पर तुम तो बस अकेलापन मिटाने के लिए लौटे हो। राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। कैलाश जी ने कहा, बेटा, अगर सच में बदलना है तो बहू के सम्मान की रक्षा कर। जब तक वो चाहे तब तक उसके पास मत आ। राजवीर झुककर अंदर चला गया। अनुपमा वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, मुक्ति के थे। रात को ससुर ने आकर कहा, बेटी, तूने जो कहा वो बहुत बड़ा कदम था। हर औरत ऐसा नहीं कर सकती। अनुपमा बोली, पिताजी, जब किसी पर विश्वास मर जाए तो रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं किसी की पत्नी नहीं, बस आपकी बेटी हूँ। कैलाश जी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटी, तू आज हर उस औरत की आवाज बन गई है जो चुप रहकर सहती है। उस रात अनुपमा ने पहली बार खुद को आईने में देखा। सिंदूर अब भी था, पर अब उसका अर्थ बदल चुका था। वो अब किसी राजवीर की निशानी नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की पहचान थी। उसने खुद से कहा, मैं टूटी नहीं, मैं बस जगी हूँ। घर में एक अनकही खामोशी पसरी हुई थी। राजवीर लौट तो आया था, पर उसके लौटने से घर में सुकून नहीं आया, बल्कि अजीब सी असहजता छा गई थी। अनुपमा रसोई में चाय बना रही थी। हवा में चाय पत्ती की खुशबू थी, पर दिल में अब भी बोझ। राजवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा था जैसे कोई मेहमान हो। कैलाश जी अखबार पढ़ रहे थे, पर नजरें बार बार अपने बेटे की तरफ जा रही थी। सविता का चेहरा गर्व और दर्द के बीच झूल रहा था। एक तरफ बेटा वापस आया था, दूसरी तरफ बहू का रूखापन उन्हें चुभ रहा था। अनु, जरा चाय देना। राजवीर ने पहली बार आवाज दी। अनुपमा ने कप उसके सामने रखा। वो बोला, थोड़ी चीनी और डाल दो, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय हमेशा फीकी लगती है। अनुपमा शांत स्वर में बोली, अब स्वाद बदल गया है राजवीर, जो पहले मीठा लगता था अब वो कड़वा लगता है। कैलाश जी ने अखबार मोड़ दिया। राजवीर, तेरा घर लौटना आसान था, पर तूने जो तोड़ा है उसे जोड़ना मुश्किल होगा। राजवीर झेप गया। पापा, मैं सच में बदल गया हूँ, अनुपमा ने बीच में कहा। राजवीर, बदलना अच्छी बात है, लेकिन बदल जाना वक्त साबित करता है, बातें नहीं। राजवीर चुप हो गया। सविता बोली, अब बहू को तो जैसे भगवान ने ज्ञान बांटने भेजा है।
अपने पति से इस लहजे में बात करते हैं। कैलाश जी ने तीखे स्वर में कहा, सविता अब भी तू यही देख रही है कि बहू कैसे बोल रही है। कभी ये देख कि हमारा बेटा क्या करके गया था। घर में सन्नाटा छा गया। सविता पहली बार बिना किसी जवाब दिए कमरे में चली गई। दिन बीतते गए। राजवीर घर में था, पर अनुपमा ने अपने मन के दरवाजे बंद कर लिए थे। वो बस सबके लिए खाना बनाती, घर संभालती और अपने सिलाई केंद्र में दिन बिताती। उसके भीतर अब दर्द की जगह आत्मसम्मान की दीवार बन चुकी थी। एक दिन सिलाई करते हुए उसने देखा राजवीर बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो वो सिर्फ साक्षी से बात करते वक्त लाता था। वो बोली, राजवीर अब भी वही औरत। राजवीर सकपका गया। नहीं नहीं अनु, तुम गलत समझ रही हो। गलतफहमी तब होती है जब कोई भ्रम बाकी हो, पर तुम तो खुद भ्रम बन चुके हो। राजवीर झल्ला गया। तू मुझे माफ नहीं करेगी। माफ करना आसान है राजवीर, पर भूलना नहीं। और मैं वो भूलना नहीं चाहती जिसने मुझे मजबूत बनाया। वो बात खत्म कर वापस मशीन पर बैठ गई। राजवीर को पहली बार एहसास हुआ कि जो औरत कभी उसके कदमों में थी अब उसके बराबर ही खड़ी नहीं, उससे कहीं ऊपर खड़ी थी। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। मोहल्ले में फिर तैयारियां शुरू कर दी। सविता बोली, अनु इस बार पूजा तू अच्छे से करेगी ना? आखिर राजवीर लौट आया है। अनुपमा ने कहा, माँ जी पूजा तो मैं हर साल करती हूँ, लेकिन अब उसका अर्थ बदल चुका है। क्या मतलब? पहले मैं व्रत अपने पति के लिए रखती थी, अब मैं अपने विश्वास के लिए रखूंगी। सविता ने ताना मारा। बहू तू जरूरत से ज्यादा बोलने लगी है। कैलाश जी बोले, सविता बहू सच कह रही है। हर औरत को अधिकार है अपने व्रत का अर्थ खुद तय करने का। करवा चौथ की सुबह घर में सब तैयारियां हो रही थी। अनुपमा ने थाली सजाई, दिया, चावल, रोली, छलनी, पर इस बार उसके चेहरे पर ना उदासी थी ना ही कोई उम्मीद, बस शांति थी। वो पूजा के समय बाहर निकली। सारी औरतें छत पर थी। सुमन दीदी बोली, अनुपमा तेरे पति तो लौट आए, अब तो तेरा चांद भी मुस्कुराएगा। अनुपमा ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी चांद अब मेरा नहीं सबका है, और मुझे अब किसी एक चेहरे में रोशनी नहीं चाहिए। उसने बस चांद की रोशनी को अपने माथे पर लिया और बोली, हे चांद, तू गवाह बन जा मेरे इस निर्णय का। अब से मैं ये व्रत किसी मर्द के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए रखूंगी। औरत अगर चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। राजवीर दूर खड़ा सब देख रहा था। वो बोला, अनु तू मुझे अब भी सजा दे रही है। नहीं राजवीर, मैं खुद को आज़ाद कर रही हूँ। तुम्हारे लौटने से मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरे जागने से बदली है। वो पलट कर चली गई। रात में जब सब लोग सो गए, सासू माँ अकेली बैठी थी। उनके मन में अपराध बोध था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अनुपमा जो कर रही है वो जिद नहीं, आत्मसम्मान है। सुबह जब अनुपमा पूजा कर रही थी, सविता ने आकर कहा, बहू मैंने बहुत गलत किया। तेरी जैसी बहू किसी को नहीं मिलती। तूने मुझे सिखाया कि एक औरत का सम्मान सबसे बड़ा होता है। अनुपमा की आंखों में आंसू थे। माँ जी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि मैं अब भी इस घर की बहू हूँ, पर अब अपने लिए भी जीती हूँ। उस दिन से इस घर की हवा बदल गई। अनुपमा अब सिर्फ बहू नहीं, घर की शक्ति बन गई थी। राजवीर समझ गया कि जो औरत उसे कभी अपना जीवन मानती थी, अब वो उसकी जिंदगी की सीख बन चुकी है। अनुपमा ने पिछले कुछ हफ्तों में अपने भीतर जो ठहराव पाया था वो अब बाहर भी झलकने लगा था। वो सिलाई के काम में और अधिक व्यस्त रहने लगी। अब उसके हाथ सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए भी चल रहे थे। महिलाएं धीरे धीरे उसके पास आती, कुछ आर्थिक मदद के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ तो बस उसकी मुस्कान और हिम्मत देखने के लिए आती थी। एक शाम केंद्र में एक जवान लड़की आई। उसका नाम प्रिया था। उसकी आंखों में डर और मन में आशंका थी। अनुपमा ने उसे अपनाया और धीरे धीरे उसे काम सिखाया। कुछ ही दिनों में प्रिया ने खुद की कमाई शुरू कर दी। उसकी पहली कमाई देखकर उसके पिता की आंखों में गर्व और थोड़ी शर्म का मिला जुला भाव था, जैसे उसे अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था। पर अब उस विश्वास ने जड़ पकड़ ली थी। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं था, ये सामाजिक सोच में परिवर्तन का संकेत था। मोहल्ले की औरतों ने आने वाले महीनों में देखा
कि घर का स्वरूप केवल पुरुष केंद्रित नहीं रहा, बल्कि अब औरतों की भूमिका और निर्णयों का सम्मान मिलने लगा। राजवीर पर भी इस सब का असर दिखने लगा। अनुपमा का प्रभाव घर पर चुपचाप बढ़ रहा था। राजवीर में धीरे धीरे पछतावा और एक तरह की पीड़ा उभरने लगी, पर यह पीड़ा अब उसे बदलने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये उसे अपनी गलतियों का एहसास दिला रही थी। एक शाम राजवीर ने चुपचाप डाइनिंग टेबल पर रखा एक कागज निकाला और लिखा, मैं अपनी हरकतों का हिसाब दूंगा, पर पहले तुम कहो कि क्या मैं भी इस घर का हिस्सा बन सकता हूँ, जब तक तुम चाहो। ये लिखकर उसने दरवाजे के पास रख दिया और भीतर चला गया। ये कागज शायद राजवीर का पहला सच। कैलाश जी ने पढ़ा और आंखों में कुछ भाव चमक उठा। उन्होंने बिना किसी जोर शोर के राजवीर को बुलाया और कहा, बेटा, बदलाव शब्दों से नहीं कर्मों से आता है। पहले करके दिखाओ। और हाँ, बहू का सम्मान कभी कम मत होने देना। सविता के मन में भी धीरे धीरे बदलाव की हलचल तेज होने लगी। वो अब घर की खिड़कियों से बाहर देखती और सोचती कि शायद उसका घर भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने अपने मन की कठोर दीवारों को तोड़ने की ठानी। उसे अपने घर की रोशनी की जरूरत महसूस हुई। वही अनुपमा, उसने सब कुछ देखा, सब कुछ महसूस किया, पर उसने कभी भी जीत का अहंकार नहीं भरा। उसकी आंखों में अब दूसरों के लिए करुणा मार्गदर्शन का नया प्रकाश था। कहते हैं घर तब नहीं टूटता जब दीवारें गिरती हैं, घर तब टूटता है जब रिश्तों के बीच मौन की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। शर्मा निवास में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजवीर अपने पुराने गुनाहों की भरपाई करने की कोशिश में था, पर अंदर अंदर सबके मनों में कुछ न कुछ अधूरा था। कुछ अनकहा, कुछ अधूरा और कुछ बहुत भारी। सुबह की ठंडी हवा के साथ रसोई से मसालों की खुशबू उठ रही थी। अनुपमा ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। अनुपमा कपड़े सुखा रही थी, तभी राजवीर बोला, अनु, क्या मैं तेरे सिलाई केंद्र में मदद कर सकता हूँ? अनुपमा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर कहा, राजवीर, मदद करने के लिए पहले सच्चा इरादा चाहिए। तू अब भी ये सब किसी दिखावे के लिए कर रहा है। राजवीर ने कहा, नहीं अनु, अब मैं बदल गया हूँ, मैं तेरा साथ देना चाहता हूँ। अनुपमा मुस्कुराई। साथ तब दिया जाता है जब कोई साथ छोड़ ना जाए। अब तू जो भी करेगा वो तेरे कर्मों का परिणाम होगा, मेरे फैसलों का नहीं। राजवीर ने हार मान ली और चला गया। सविता ने सुन लिया। वो अंदर गई और बोली, बहू, तू कब तक अपने पति को सजा देती रहेगी? अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, सजा तब दी जाती है जब कोई अपराध साबित हो। मैं तो बस सच जी रही हूँ, और वो अब तक उसे झेल नहीं पाया। सविता भड़क गई, तू खुद को भगवान समझने लगी है क्या? एक औरत के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देव होता है। कैलाश जी वहीं आ गए। उन्होंने कहा, सविता, बहुत हो गया। अगर औरत का पति उसका देव है तो उसका सम्मान भी उसका धर्म है, और जब वो धर्म तोड़ दे तो औरत को अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार है। सविता की आंखें फैल गईं। जी, आप भी अब बहू के पक्ष में बोलेंगे? हाँ, क्योंकि सच बहू के साथ है। घर में जैसे बिजली गिर गई। सविता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अनुपमा की आंखें नम थी, पर उनमें दर्द नहीं, कृतज्ञता थी। पिताजी, आपने जो कहा वो हर औरत के लिए इंसाफ है। कैलाश जी बोले, बेटी, तू अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की आत्मा बन गई है। रात में सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अगली सुबह सविता मंदिर गई। वहां की पंडिताइन ने उनसे कहा, सविता बहन, मैंने सुना है तेरी बहू बहुत नेक है, भगवान उसे आशीर्वाद दे। सविता के मन में पहली बार गर्व की लहर उठी। वो सोचने लगी, सच में जिस बहू को मैं अब तक कोसती रही वही तो इस घर की रोशनी है। घर लौटते वक्त उन्होंने रास्ते में गुलाब का फूल खरीदा। अनुपमा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। सविता उसके पास आई। बहू, ये फूल तेरे लिए। अनुपमा हक्का बक्का रह गई। माँ जी, मेरे लिए? हाँ बेटी, तेरे लिए। तूने इस घर को संभाला, मुझे आईना दिखाया। मुझे लगा तू मुझे दूर कर रही है, पर तू तो मुझे खुद से मिलवा रही थी। अनुपमा की आंखें भर आई। उसने माँ जी के पांव छुए। माँ जी, अगर आप सच में ऐसा सोचती हैं तो बस मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी किसी औरत को कमजोर ना बनने दूं। सविता ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस रात घर की छत पर दिए फिर जले, पर इस बार अकेली अनुपमा नहीं थी। सास, ससुर और यहाँ तक कि राजवीर भी उनके साथ बैठे थे।
राजवीर ने धीमी आवाज में कहा। अनु, तू सच में बदल गई है और शायद अब मैं पहली बार तुझे समझ पाया हूँ। अनुपमा बोली। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है राजवीर। अब रिश्ते जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। और अगर वो आ जाए तो घर फिर से बन सकता है। कैलाश जी बोले। बिल्कुल सही कहा बेटा। रोशनी की लौ अब पूरे घर में जल चुकी थी और सच में उस रात शर्मा निवास में सिर्फ दिए नहीं बल्कि रिश्तों की लौ भी जल उठी थी। सर्द हवाएं अब धीरे धीरे रुख बदल रही थी। शहर की गलियों में दीपावली की तैयारियां शुरू थी, पर शर्मा निवास में इस बार दियों की रोशनी से ज्यादा ही रिश्तों की रोशनी फैली हुई थी। सबिता अब हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाने से पहले अनुपमा को आवाज देती, बहू आजा साथ में पूजा कर ले। कैलाश जी के चेहरे पर संतोष था। वो हर शाम छत पर बैठकर कहते, अब इस घर में सच्चा उजाला है, दिए जलाने की जरूरत नहीं। और राजवीर, वो अब अपने अपराधों के बोझ में झुका हुआ था, पर इस बार उसके चेहरे पर सच्चे पछतावे के निशान थे। एक सुबह राजवीर ने झिझकते हुए कहा, पिताजी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। अनुपमा का सिलाई केंद्र अब बड़ा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा ऑफिस बना दूँ ताकि और महिलाएं काम कर सके। कैलाश जी मुस्कुराए। बेटा, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कर। बहू के काम में हाथ बटाना कमजोरी नहीं, सम्मान की बात है। अनुपमा वहां से गुजरी। उसने हल्की बात सुनी पर कुछ बोली नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी। वो अब जानती थी कि राजवीर बदलना चाहता है, पर भरोसा अभी रास्ते में है। कुछ ही दिनों में सिलाई केंद्र का विस्तार हो गया। अब वहाँ 20 से ज़्यादा महिलाएं काम करती। सिलाई, कढ़ाई, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म सब कुछ वहीं बनता था। अनुपमा अब सिर्फ बहू नहीं, सबकी दीदी बन गई थी। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त थी तो पीछे से राजवीर आया। वो कुछ कागज लिए हुए था। अनु, ये देख, मैंने तेरे नाम पर बैंक में एक फंड शुरू करवाया है, नारी उजाला ट्रस्ट। इससे औरतों को सिलाई मशीन और ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी। अनुपमा ने उसकी ओर देखा। राजवीर, अच्छा काम है, पर मैं चाहती हूँ ये ट्रस्ट मेरे नहीं हमारे पिताजी के नाम पर हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि एक स्त्री का सम्मान सबसे बड़ी पूजा है। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू अब सच में बहुत बदल गई है। नहीं राजवीर, मैं बदली नहीं, मैं खुद को पहचान गई हूँ। शाम का वक्त था। सिलाई केंद्र बंद हो चुका था। घर लौटते ही अनुपमा का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था साक्षी कॉलिंग। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। 2 साल पुराना अतीत जैसे उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने धीरे से कॉल उठाई। हाँ साक्षी। उधर से ठंडी लेकिन सच्ची आवाज आई, अनुपमा, मुझे तुझसे माफ़ी मांगनी है। किस बात की? राजवीर, जब मेरे साथ था तब मुझे लगा मैं सही हूँ, पर अब समझ आई कि तू ही सही थी। वो मेरे साथ भी वही करने वाला था जो तेरे साथ किया। मैं उससे अलग हो गई, पर उससे ज़्यादा खुद से नफरत होने लगी। अनुपमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, साक्षी, औरत की गलती तब नहीं होती जब वो धोखा खा जाती है। गलती तब होती है जब वो अपने घावों को पहचानने से इनकार कर देती है। तूने अगर अपने भीतर झांक लिया तो तू अब हारने वाली नहीं। साक्षी की आवाज कांप रही थी। तू सच में बहुत अलग है अनुपमा। मैं बस चाहती हूँ तू जान ले कि राजवीर फिर से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या राजवीर? हाँ, उसने कहा कि वो तुझसे रिश्ता सुधार नहीं पा रहा, पर मेरे साथ फिर से दोस्ती रखना चाहता है। अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर बोली, धन्यवाद साक्षी, तूने मुझे फिर जागने का मौका दिया। रात को जब राजवीर लौटा, अनुपमा ने सारा साहस जुटाकर कहा, राजवीर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? क्या तू अब भी साक्षी से बात करता है? राजवीर सिहर गया। कौन साक्षी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखा। वही पुरानी झिझक, वही झूठ की परछाई। झूठ मत बोल राजवीर, उसने खुद फोन किया था। उसने बताया कि तू फिर उसे संदेश भेज रहा है। राजवीर चुप रहा। कैलाश जी और सविता दोनों कमरे में आ चुके थे। घर में सन्नाटा फैल गया। कैलाश जी गरज उठे, राजवीर, क्या तू फिर वही गलती दोहरा रहा है? राजवीर नीचे देखता रहा, आंखें झुकी। पापा, मुझसे बस बात करने की गलती हुई। बस बात? कैलाश जी की आवाज कांप गई। तू वही बेटा है जिसने अपनी बीवी का दिल तोड़ा, और अब जब उसने घर संभाला तो तू फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा।
सविता के हाथ कांप गए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इतना नीचे गिर गया। अनुपमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर उसने आवाज नहीं ऊंची की। वो बोली, राजवीर, अब बस, तेरे झूठ ने मुझे बहुत सिखाया है। अब मैं तेरे झूठ में खुद को नहीं खोना चाहती। अगर तू मुझसे सच में माफ़ी चाहता है तो मुझे छोड़ दे हमेशा के लिए। राजवीर सन्न रह गया। अनु, क्या तू मुझे छोड़ रही है? नहीं राजवीर, तू मुझे बहुत पहले छोड़ चुका था। मैं बस अब अपने आप को आज़ाद कर रही हूँ। राजवीर के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, अनु, मैं सच में बुरा इंसान हूँ। कैलाश जी ने सख्त आवाज में कहा, नहीं बेटा, तू बुरा नहीं, कमज़ोर है। और कमज़ोर आदमी जब तक अपने कर्मों से नहीं सीखेगा तब तक उसका कोई सुधार नहीं होगा। राजवीर के आंसू बह निकले। वो नीचे झुक गया और बोला, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, खुद को समझने। अनुपमा ने बस एक बात कही, जाओ राजवीर, लेकिन लौट कर तभी आना जब तुम अपने भीतर का आदमी ढूंढ लेना। सुबह का सूरज जैसे फिर नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। राजवीर जा चुका था। घर में शांति थी, लेकिन कोई उदासी नहीं। सविता ने अनुपमा के पास जाकर कहा, बहू, तूने जो किया वो सही किया। अब मुझे समझ आया, औरत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती, उसका निर्णय होती है। कैलाश जी ने कहा, बेटी, राजवीर का जाना एक सजा नहीं, एक अवसर है खुद को बदलने का। अनुपमा ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, अब मैं किसी के लौटने की नहीं, सही राह पकड़ने की प्रार्थना करूंगी। रात में अनुपमा ने अपने सिलाई केंद्र में नया बैनर लगवाया, नारी उजाला आत्मसम्मान की लो। उसके ससुर, सास, मोहल्ले की औरतें वहां पर आई। सबने एक साथ दिया जलाया। कैलाश जी बोले, ये सिर्फ केंद्र नहीं, एक विचार है कि हर औरत अपनी रोशनी खुद बन सकती है। अनुपमा ने कहा, राजवीर गया, पर उसने खुद मुझे तोड़ने की जगह मुझे गढ़ दिया। अब मेरी जिंदगी किसी की छाया नहीं, खुद की पहचान है। सारी औरतें तालियां बजाने लगी। और वो लो जो उसने करवा चौथ की रात जलाई थी, अब सैकड़ों दियों में बढ़ चुकी थी। सुबह की ठंडी धूप आंगन में सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थी। तुलसी के चौरे के पास दीपक टिमटिमा रहा था और हवा में तुलसी की मीठी खुशबू फैली थी। सविता खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में नमी थी, पर आज वो आंसू शिकायत के नहीं, पछतावे के थे। वो सोच रही थी, मैंने इस बहू को कितना सताया, ताने दिए, दोष दिया, और उसने बदले में क्या किया? कभी जवाब नहीं दिया, कभी पलट कर गुस्सा नहीं किया, बस सहती रही। और आज वही लड़की इस घर की इज्जत बन गई। उनका मन जैसे खुद से बात कर रहा था, काश मैं पहले समझ पाती तो आज मेरा बेटा शायद यूं भटकता नहीं। नीचे आंगन में अनुपमा तुलसी को जल चढ़ा रही थी। अब उसके हर काम में आत्मविश्वास झलकता था, ना कि घमंड, ना डर। सविता धीरे धीरे उसके पास आई। उनके हाथ में एक थाली थी, उसमें ताजे फूल और एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी थी। बहू, उनकी आवाज़ कांप रही थी। अनुपमा ने मुड़कर देखा और बोली, जी माँ जी, आज मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था, सोचा तेरे हाथ से बांट दूं। अनुपमा थोड़ी हैरान हुई। माँ जी ने पहले कभी इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। माँ जी, जरूर, ये तो बहुत शुभ बात है। सविता ने प्रसाद उसके हाथ में रखते हुए कहा, अनु, मुझे तुझसे एक बात कहनी है दिल से। अनुपमा ने विनम्रता से सिर झुका लिया। कहिए माँ जी। सविता की आवाज़ कांपने लगी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया बहू। जब तू हंसना चाहती थी मैंने तुझे रुलाया, जब तू अपना हक चाहती थी मैंने तुझे चुप कराया। मुझे लगा बहू मतलब नौकरानी जो बस आज्ञा माने, पर आज समझ में आया कि बहू घर की आत्मा होती है। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अनु, मुझे माफ कर दे बेटी। अनुपमा एक पल को निशब्द रह गई। उसने धीरे से माँ जी का हाथ थाम लिया। माँ जी, आपने माफी मांग कर नहीं, मुझे सम्मान देकर मेरा दिल जीत लिया। सविता सिसक पड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है, पर तूने जो किया वो एक माँ को भी आईना दिखा गया। मुझे गर्व है कि तू अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अनुपमा की आंखें भी भर आई। उसने उनके पांव छूते हुए कहा, माँ जी, आपकी बेटी बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उस दिन से घर का माहौल जैसे बदल गया। सविता अब अनुपमा के हर काम में उसका हाथ बटाने लगी। वो सिलाई केंद्र जाती और औरतों को प्रेरित करती। देखो बहनों, औरत की असली पूजा वही है जो खुद पर विश्वास रखे। मेरी बहू ने मुझे ये सिखाया। महिलाएं हैरान थी।
कभी वही सविता जो ताने मारती थी, अब दूसरों को सीख दे रही थी। बहू को अपनी बेटी जैसा मानो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। कैलाश जी ने गर्व से कहा, सविता तूने देर से सही पर आज पहली बार सही बात कही है। सविता मुस्कुराई, जी अब मैं समझ गई हूँ कि बहू को दबाने से घर नहीं चलता, बहू को अपनाने से घर खिलता है। अनुपमा के लिए ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। वो बोली, माँ जी अब जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का करवा चौथ आज पूरा हुआ। समय तेजी से बीता और 1 साल पूरा हो गया। फिर आया करवा चौथ। इस बार घर में अलग ही रौनक थी। दीवारों पर झालरें, थालियां सजी हुई थी और सबसे प्यारी बात, माँ जी और बहू एक साथ सज रही थी। कैलाश जी दूर से सब देख रहे थे और बोले, अब तो सच में घर में रोशनी उतर आई है। जब चांद आसमान में निकला, माँ जी और बहू दोनों ने एक साथ छलनी उठाई। अनुपमा ने कहा, माँ जी इस बार मैं व्रत सिर्फ पति के लिए नहीं रखती, बल्कि हर उस औरत के लिए रखती हूँ जिसे अपने हक की लौ जनानी है। सविता बोली, और मैं व्रत रखती हूँ कि हर माँ अपनी बहू को बेटी समझे। कैलाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मेरा घर नहीं मेरी आत्मा रोशन हुई है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।